बिहार चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजों की चर्चा आज भी चारों तरफ हो रही है। बिहार चुनाव के बाद एक हार की बड़ी चर्चा हो रही है और वो हार है प्रशांत किशोर की हार। बिहार के चुनाव में हार के 4 दिन बाद आज प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से बिहार को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए और हार गए। और कोशिश करना कोई गुनाह नहीं है। गलती हम लोगों से हुई होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। असल में प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले माहौल इतना जबरदस्त बना दिया था कि लोग मानने लगे थे कि प्रशांत किशोर इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बिहार। और प्रशांत किशोर बिहार के अरविंद केजरीवाल साबित होंगे। जो एक जमाने में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, वही काम प्रशांत किशोर बिहार में करेंगे। और आपने देखा होगा इस दौरान हर बड़े चैनल पर प्रशांत किशोर के 1-1 घंटे के इंटरव्यूज चलते थे। देश का कौन सा ऐसा बड़ा संपादक, बड़ा पत्रकार नहीं है जिसने प्रशांत किशोर के साथ एक नहीं बल्कि कई बार इंटरव्यूज किए होंगे, इनके चुनाव प्रचार को कवर किया होगा। अगर भारत के मीडिया में सबसे ज्यादा कवरेज किसी नेता को मिली है इस बिहार चुनाव से 1 साल पहले से लेकर अब तक, तो उस नेता का नाम है प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार से ज्यादा कवरेज प्रशांत किशोर को मिली है। राहुल गांधी से ज्यादा कवरेज इन्हें मिली है। तेजस्वी यादव से भी शायद ज्यादा कवरेज इन्हें मिली होगी अगर सब कुछ हम मिला के रखें। सबसे ज्यादा कोई नेता सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया तो वो प्रशांत किशोर है। किसी के सबसे ज्यादा वीडियोस वायरल हुए इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, तो वो प्रशांत किशोर है। यानी माहौल जबरदस्त बन चुका था, लेकिन जब चुनाव हुआ और नतीजे आए तो नतीजे थे 0 यानी 0। अब लोग ये सोच रहे हैं कि फिर वो माहौल कैसा था? क्या वो सिर्फ मार्केटिंग थी? क्या वो सिर्फ पब्लिसिटी थी? और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने आप को ही ब्रांड मानने लगे तब ये होता है। प्रशांत किशोर बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों को ये सिखाते थे, बताते थे कि चुनाव कैसे जीता जाता है। वो बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए रणनीति बनाते थे और उन्हें चुनाव जितवाते थे। और ये करते करते उन्हें ये लगने लगा कि वो भी एक नेता बन सकते हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाई। तो दूसरों को तो उन्होंने चुनाव जितवाए, लेकिन अपने आप को नहीं जितवा पाए। अब प्रशांत किशोर अपनी इस हार को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों के प्रति उनके मन में एक नाराजगी भी है, एक कटुता भी है, एक कड़वाहट भी है। और इसी कड़वाहट और नाराजगी में उन्होंने आज ये भी कह दिया कि बिहार की जनता सिर्फ खिचड़ी खाना चाहती है, तो फिर उसे पुलाव क्यों अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, तो बिहार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मांझी से वाईडी गिरी को हरा दिया तो वाईडी गिरी का कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं बंद हो जाएगा, मांझी के लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। तो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को हराकर एक प्रकार से बिहार की जनता ने अपना ही नुकसान किया है, उनका कोई नुकसान नहीं है। भारत की राजनीति में चुनाव हारने वाले नेता कभी भी अपनी हार से सीखने की कोशिश नहीं करते, चाहे राहुल गांधी हो या कोई और विपक्षी नेता। ये लोग जब भी चुनाव में हारते हैं तो ये उस हार का दोष कभी ईवीएम को देते हैं, कभी चुनाव आयोग को देते हैं, कभी जोर जोर से शिकायत करते हैं कि उनके वोट चोरी हो गए। और प्रशांत किशोर जैसे नेता अपनी हार के लिए आम जनता को ही दोष देने लगते हैं। और इन सभी नेताओं को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की राय आज ध्यान से सुननी चाहिए। स्टैलिन ने हाल ही में कहा है कि चुनाव जीतने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की ठोस डिलीवरी, मजबूत सामाजिक वैचारिक गठबंधन, स्पष्ट मैसेजिंग और आखिरी वोट डलने तक बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और हमें नहीं लगता कि चुनाव हारने वाले इन विपक्षी पार्टियों में से, नेताओं में से किसी ने भी इनमें से किसी भी क्षेत्र में अपनी कमजोरियों के बारे में आत्ममंथन करने की कोशिश की है। आप ये भी तो देखिए कि आपकी रणनीति कहां खराब रही। आप ये भी तो देखिए कि आपका बूथ मैनेजमेंट कैसा था। आप ये भी तो देखिए कि चुनाव प्रचार में कहीं आपने गलत मुद्दे तो नहीं उठा लिए।
कहीं ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकर्ताओं ने कैसा काम किया। एक नेता के तौर पर अपनी खुद की परफॉर्मेंस को भी तो आंकिए। सिर्फ दूसरों को ही हमेशा दोष देते रहेंगे, अपने आप को कभी दोष नहीं देंगे कि आपकी अपनी रणनीति भी गलत हो सकती है। प्रशांत किशोर तो आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बिहार के चुनाव नतीजों की समीक्षा आज आपके लिए की है। इसीलिए आज प्रशांत किशोर को कुछ सलाह हम जरूर देना चाहते हैं। लालू यादव को भी आज हम एक सलाह देना चाहते हैं। यह मुफ्त की सलाह है और इस पर कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक सलाह है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो इसे मजाक समझकर छोड़ दीजिए। राजनीति में कहा जाता है, when parties pick the right partner, the vote share shoots up, and when they pick the wrong one, even the safe seats dry up. इसका मतलब है, अगर पार्टियां सही तरह से गठबंधन करती हैं, अपने साथियों को ठीक से चुनती हैं, तो उनका वोट शेयर सीधे आसमान छू जाता है, यानी वो जीतती हैं। लेकिन अगर गलत साथी चुनती हैं तो फिर उनकी जो सबसे सुरक्षित सीटें होती हैं उन्हें भी वो हार जाती हैं। बिहार के चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर को लेकर ऐसा ही हुआ है। अब देखिए कुछ उदाहरण। वर्ष 2020 में मुकेश सहनी एनडीए में थे और तब वो 4 सीटें जीते जब नीतीश कुमार के साथ लड़े। वर्ष 2015 में तेजस्वी यादव को यही आरजेडी की यही पार्टी आरजेडी जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो 80 सीटें जीती, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। इसलिए आज मैं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों को एक सलाह देना चाहता हूं। इससे इन दोनों नेताओं को बिहार की राजनीति में जरूर फायदा होगा। तेजस्वी यादव राजनीति के खिलाड़ी हैं और प्रशांत किशोर राजनीतिक स्ट्रैटेजी बनाने के धुरंधर हैं। हालांकि दोनों नेताओं की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी कमजोरियां हैं। जैसे तेजस्वी यादव के साथ जंगल राज और परिवारवाद का ठप्पा लग चुका है, लेकिन आरजेडी के पास एक मजबूत वोट बैंक है। इस चुनाव में भी आरजेडी को इतनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद 23% वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर के पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन उनके पास कई अलग अलग राज्यों में चुनाव जिताने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, अनुभव है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद का कोई बैगेज नहीं है। वो जातिवाद के खिलाफ हैं और उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है। आज से 3 साल पहले प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी के EAG यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने और 2024 चुनावों की जिम्मेदारी का ऑफर मिला था। हालांकि प्रशांत किशोर ने तब इसे ठुकरा दिया था। प्रशांत किशोर असल में यह चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए और अगर वो अध्यक्ष बन गए तो फिर वो कांग्रेस में जान फूंक सकते हैं, लेकिन तब ऐसा हो नहीं पाया। आज लालू यादव अगर चाहें तो प्रशांत किशोर को एक नया ऑफर दे सकते हैं और लालू यादव को हमारी आज मुफ्त की सलाह यह है कि वो प्रशांत किशोर को ही आरजेडी का नया अध्यक्ष बना दें। इसके 3 फायदे होंगे। पहला, आरजेडी को जंगल राज और परिवारवाद के ठप्पे से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, प्रशांत किशोर के आने से नए जमाने की राजनीतिक रणनीति, सोशल मीडिया और मार्केटिंग में मदद मिलेगी और आरजेडी को एक प्रगतिशील पार्टी की छवि मिलेगी जो समय के साथ बदल रही है। और तीसरा फायदा यह होगा कि प्रशांत किशोर के आने से लालू यादव के अपने ही परिवार में जो झगड़ा चल रहा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, इसलिए अगर वो आरजेडी की कमान संभालते हैं तो आरजेडी जातिवादी पार्टी के ठप्पे से भी बाहर निकल जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। वैसे ये मुफ्त की सलाह है और अब लालू यादव पर यह निर्भर करता है कि वो इस सलाह को मानते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो इस सलाह को मान जाएंगे तो इससे उनका भी फायदा होगा, बिहार का भी फायदा होगा और प्रशांत किशोर का भी फायदा होगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सबका फायदा ही फायदा है। अब बिहार में हार के बाद महागठबंधन में बिल्कुल शांति छाई हुई है। मायूसी तो है, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी और शांति छाई हुई है। महागठबंधन के नेता इस बात को लेकर बिल्कुल खामोश हैं कि हार के कारणों की समीक्षा का नेतृत्व कौन करेगा। पहले तो सबको नेतृत्व करने का शौक चढ़ा हुआ था। पहले सब कहते थे कि महागठबंधन का नेता मैं हूं, हम अगुवाई करेंगे, हम लीड करेंगे, पोस्टर में हमारी फोटो बड़ी करके लगनी चाहिए। लेकिन अब जब आत्ममंथन का समय आया है
तो अब कोई भी लीड नहीं करना चाहता। हालांकि चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर हर जगह बड़ा शोर और हंगामा था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार में चुनाव से पहले खुद को सीनियर लीडर दिखाना चाहते थे, लेकिन अब दोनों में से कोई भी हार की समीक्षा का नेतृत्व नहीं करना चाहता। आज हम ये पूछ रहे हैं कि हार की समीक्षा का नेतृत्व कौन करेगा? तेजस्वी यादव करेंगे या राहुल गांधी करेंगे? या हारने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जा चुके हैं और अब 5 साल के बाद मिलेंगे? आप एक पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार की हार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हार के आत्ममंथन का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। ऐसा लगता है दोनों हार की समीक्षा के नेतृत्व से बचना चाहते हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं। यह भी लगता है कि कांग्रेस ने बिहार की हार से कुछ नहीं सीखा और एमके स्टालिन की राय को भी उन्होंने माना नहीं। अब कांग्रेस ने कहा है कि वो दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करेगी। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस ने अभी भी कुछ नहीं सीखा। वो अब भी एसआईआर के मुद्दे पर जमी हुई है, अभी भी एसआईआर के पीछे लगी हुई है। उन्होंने बिहार का नतीजा बिहार में ये सब करके देख लिया, लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी को ये मुद्दा बहुत प्रिय है, तो अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिसंबर में इसी मुद्दे पर एक बड़ी रैली करेंगे दिल्ली में। अब बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक थ्योरी लगातार चल रही है, जिसके जरिए चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपके पास भी इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए होंगे। बार बार यह कहा जा रहा है कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर उसकी सीटें कम कैसे होगी? इस थ्योरी का सच बताने के लिए आज हम आपको एक एक करके 3 मुख्य सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल जो सब जगह पूछा जा रहा है, अगर आरजेडी को ज्यादा वोट मिले हैं तो सीटें बीजेपी की ज्यादा कैसे हो गई? तो सुनिए कैसे। वोट तो सही है, आरजेडी को ज्यादा मिले हैं, लेकिन फिर सीटें बीजेपी को ज्यादा कैसे मिली? बिहार में लगभग 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स थे और 67% वोटिंग हुई, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। 23% वोट शेयर के साथ आरजेडी को 1 करोड़ 15 लाख 46 हजार वोट मिले हैं 5 करोड़ में से। तो आप देख लीजिए, आरजेडी को वोट मिले हैं 1 करोड़ 15 लाख। बीजेपी को 20% वोट शेयर मिला है और उसे मिले हैं 1 करोड़ 81 हजार वोट। मैं फिर से आपको वो ग्राफिक दिखाऊंगा, यानी आरजेडी को बीजेपी से लगभग 15 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। आप देख लीजिए, 1 करोड़ 15 लाख वोट आरजेडी को और लगभग 1 करोड़ वोट बीजेपी को। बीजेपी का वोट शेयर भी कम है, बीजेपी को टोटल जो वोट मिले हैं वो भी कम है। आरजेडी का वोट शेयर ज्यादा है, जो वोट मिले हैं वो भी ज्यादा है। आरजेडी को 23% वोट मिले हैं, बीजेपी को 20%। आरजेडी को 1 करोड़ 15 लाख वोट मिले हैं, बीजेपी को 1 करोड़। लेकिन सीटों में देखिए, आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं। बीजेपी के मुकाबले आरजेडी 42 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसीलिए उसका वोट और वोट शेयर दोनों ज्यादा हैं। उसका जो जवाब है वो यहां छिपा हुआ है। आरजेडी 143 सीटों पर लड़ी और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी, और 143 सीटों पर लड़ने की वजह से बीजेपी को आरजेडी को ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को हर सीट पर औसतन 99,813 वोट मिले और आरजेडी को हर सीट पर औसतन 80,741 वोट मिले हैं। यानी हर सीट पर बीजेपी को आरजेडी से 19,000 ज्यादा वोट मिले। तो इससे आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि जो वोट है वो तो आरजेडी को ज्यादा मिली है, वोट शेयर भी आरजेडी का ज्यादा है, फिर भी सीटें कम क्यों हैं? और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी कम सीटों पर लड़ी थी। दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर को करीब 3% वोट मिले और वो एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए, जबकि चिराग पासवान को 5% वोट मिले और फिर भी उन्होंने 19 सीटें जीत ली। तो यहां भी आपको समझना चाहिए, प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ी और इन सीटों पर चुनाव लड़कर उसे लगभग 16 लाख वोट मिले, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी
सिर्फ 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और उनकी पार्टी को 24,97,000 वोट मिले, यानी हर सीट पर उन्हें औसतन 86,000 वोट मिले, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी को हर सीट पर औसतन सिर्फ 6,700 वोट मिले। इसलिए चिराग पासवान 29 में से 19 सीटें जीत गए, जबकि प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए। तीसरा सवाल, कांग्रेस को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से लगभग दुगने वोट मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सिर्फ 6 ही सीट क्यों मिली और चिराग पासवान को 19 मिल गई? तो कांग्रेस पार्टी ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को 8.71% वोट मिले हैं। बिहार में कांग्रेस को 43,74,000 वोट मिले हैं कुल मिलाकर, यानी औसतन हर सीट पर कांग्रेस को 71,000 वोट मिले हैं। हर सीट पर कांग्रेस को चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले लगभग 15,000 वोट कम मिले हैं और इसीलिए वो सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। और ये पूरा कैलकुलेशन गणित में आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके व्हाट्सएप पर ये सब फॉरवर्ड आ रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी लोग ये सारी थ्योरीज दे रहे हैं, और क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, आपके दिमाग में ये सवाल गूंजेगा जरूर कि बात तो सही है कि ज्यादा वोट लेने के बावजूद, ज्यादा